हाइपरकलीमिया। और ब्लड गैस वैल्यूज में वो ये बता रही हैं कि ब्लड गैस वैल्यू ये बता रही हैं कि उसकी पीएच कम है, ठीक है, उसके बाइकार्बोनेट आयन कम है, और उसकी जो कंपनसेशन हो रही है ना, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, जब रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगी तो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल भी कम होगा, ठीक है। तो ये केस है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया होता है, आपका जो इंसुलिन है, इंसुलिन की डोज जो डायबिटिक पेशेंट है, टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, जिसमें इंसुलिन बनती नहीं है, आपने इंसुलिन इंजेक्ट ही करनी है, तो वो इंसुलिन की डोज लेना भूल गए। जब इंसुलिन कम होगी बॉडी में, इंसुलिन नहीं होगी, तो कल मैंने बताया था जब इंसुलिन बॉडी में नहीं होती तो एसीटाइल को ए जो है, एसीटाइल को ए से क्या बनता है, एसीटाइल को ए से आपकी कीटोन बॉडीज बनती हैं, ठीक है, कीटोन बॉडीज बनती हैं। ये जो कीटोन बॉडी बनती हैं, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इंक्रीज एनाइन गैप वाला टॉपिक, तो इंक्रीज एनाइन गैप वाले टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि जब कीटोन बॉडी इंक्रीज होते हैं, तो जब बाइकार्बोनेट कम हो तो बाइकार्बोनेट की जो कंपनसेशन है, या तो उसकी स्पेस को क्लोराइड आयन फिल करेंगे या उसकी स्पेस को एनाइन वो फिल करेंगे। अगर इसकी स्पेस, जितने बाइकार्बोनेट कम हुए हैं, उस जो उनके कम होने से जो स्पेस प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज था, बाइकार्बोनेट पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो क्लोराइड, तो जब ये कम हो रहे हैं, तो इस स्पेस को बाइकार्बोनेट की जो स्पेस प्रोड्यूस हुई, या तो वो स्पेस क्लोराइड आयन से फिल होगी या फिर एनाइन से फिल होगी, जो अनमेजर्ड है। तो अनमेजर्ड में कीटोन बॉडीज भी आते हैं, कीटोन बॉडी जो प्रोड्यूस हो रही है इसमें। तो यहां जो बाइकार्बोनेट आयन कम हो रहा है, उसकी जो कंपनसेशन हो रही है वो हो रही है आपके कीटोन बॉडी से। कहां से हो रही है, कीटोन बॉडी से हो रही है। तो इसलिए इसमें इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इसको हमने डिटेल में किया था, अब मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि इसमें कौन सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इसकी समझ आई है ना, जो मैंने अभी आपको बात क्लियर करना चाह रहा हूं कि इसमें कौन सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, उसकी आपको समझ आनी चाहिए। आपने मुझे आंसर करना है, ये नहीं आपने आंसर करना है, क्योंकि ये मैंने डिटेल में इसको करवाया था जब हमने रीनल सिस्टम किया था, रीनल फिजियोलॉजी की थी, उसमें इसको मैंने डिटेल से करवाया था, ठीक है। अब ये कीटोन बॉडी प्रोड्यूस क्यों होते हैं, ये कीटोन, सवाल ये है कि कीटोन बॉडी प्रोड्यूस क्यों होते हैं। तो मैंने बताया जब आपकी इंसुलिन कम होगी, इंसुलिन कम होगी, तो जो स्ट्रेस हार्मोन है, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, वो लाइपोलिसिस करवाएंगे। लाइपोलिसिस, लाइपोलिसिस का मतलब क्या होता है कि लिपिड की ब्रेकडाउन, और जब लिपिड की ब्रेकडाउन होगी तो क्या बनेगा, फैटी एसिड। इन फैटी एसिड से भी कीटोन बॉडी बनेंगे, इन फैटी एसिड से भी कीटोन बॉडी बनेंगे। एक तो इंसुलिन नहीं है तो आपकी एसिटाइल को ए से कीटोन बॉडी बन रहे हैं। दूसरा, आपकी इंसुलिन नहीं है तो जो दूसरे हार्मोन है, जिस तरह के दूसरे हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होंगे, स्ट्रेस वाली कंडीशन है ना, तो या कोई इंफेक्शन है बॉडी में और आपने इंसुलिन की डोज इंक्रीज नहीं की, या स्ट्रेस वाली कंडीशन है और आपने इंसुलिन की डोज इंक्रीज नहीं की, तो फिर क्या होगा कि फिर एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन का लेवल हाई होगा, नॉरएपिनेफ्रीन का लेवल हाई होगा। और जब ये लेवल हाई होगा, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, ग्लूकागॉन, ये सारी चीजें क्या करवाती हैं, लाइपोलिसिस करवाती हैं। लाइपोलिसिस में आपकी लिपिड टूटती है और लिपिड की ब्रेकडाउन से फैटी एसिड बनते हैं, और ये फैटी एसिड जो हैं ये कीटोन बॉडी फॉर्मेशन करवाएंगे, ये
कीटोन बॉडी फॉर्मेशन करवाएंगे। और कीटोन बॉडी, जब कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होंगे तो इसमें एक है एसीटोन, एक का नाम है एसीटोन। ये जो एसीटोन है इसकी जो ब्रेथ है वो जब ये आपके लंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, ये लंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो जब लंग में ये आएगा एसीटोन, तो और एयर में आपकी ब्रेथ में आप इसको एक्सहेल करेंगे तो आपकी जो ब्रेथ होगी वो फ्रूटी होगी एसीटोन की वजह से। एसीटोन की वजह से आपकी जो ब्रेथ है वो फ्रूटी होगी। बाकी ये है कि इसमें और क्या चीज रहेगी, हाइपरक्लीमिया क्यों होता है इसमें? हाइपरक्लीमिया इसलिए होता है जब भी आपको पता है जो इंसुलिन है, जो सोडियम एटीपीएस पंप है, सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप, एटीपीएस पंप जो है, सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप जो है, ये पंप पोटासियम को अंदर सेल के अंदर भेजते हैं और सोडियम को बाहर। तो जब इंसुलिन होती है तो ये पंप की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इंसुलिन की वजह से जो पोटासियम है वो सेल के अंदर शिफ्ट होता है और ब्लड से जब अंदर शिफ्ट होता है तो हाइपोकलीमिया करवाता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करवाती है? हाइपोकलीमिया। ब्लड से पोटासियम को सेल के अंदर भेज देती है तो ब्लड में क्या होगा? ब्लड में उसका लेवल कम हो जाएगा तो हाइपोकलीमिया हो जाएगा ना। तो अगर इंसुलिन नहीं है, अगर इंसुलिन नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर ये पंप की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और ये जो आपका है ना पोटासियम, ये सेल के अंदर दाखिल नहीं होगा, ये इनके इन पंप की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो हाइपरक्लीमिया होगा। दूसरी बात की है कि जब बीपीएच मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो हाइड्रोजन आयन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपके ब्लड में हाइड्रोजन आयन का लेवल ज्यादा होगा और जब ये लेवल ज्यादा होता है तो ब्लड से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं और सेल के अंदर आते हैं और सेल से पोटासियम बाहर चला जाता है। जब हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर आता है तो पोटासियम बाहर चला जाता है। तो जब पोटासियम बाहर जाएगा ब्लड में तो हाइपरक्लीमिया काज करेगा। क्या करेगा? हाइपरक्लीमिया काज करेगा। और एंड वाली फाइंडिंग ये, एक और फाइंडिंग ये होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कि हाइपोटेंशन होती है, बीपी लो हो जाता है, हाइपोटेंशन होती है। हाइपोटेंशन में ये होता है कि ये देखें जब आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है और जब ग्लूकोज ज्यादा है तो इसका थ्रेशोल्ड कितना होता है? ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कितना है ग्लूकोज का? यानी कि जब आपके यूरिन में अगर ग्लूकोज आता है तो क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू है? 250। और टीएम कितनी है? टीएम कितनी है? टीएम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कितनी है? 370। ठीक है, तो अगर आपका ब्लड जो ग्लूकोज जो उसकी वैल्यू है ग्लूकोज की, हाइपरग्लाइसीमिया जो आपने बीएसआर किया बेजल, तो उसमें आपने देखा कि जो ग्लूकोज की वैल्यू 370 से ज्यादा है, यानी कि जितनी भी नेफ्रॉन थी आपके किडनी की, जितनी भी नेफ्रॉन है उनका टीएम आ चुका, यानी कि जितनी भी नेफ्रॉन है वो सैचुरेट हो चुकी हैं। तो अब जितना भी ग्लूकोज होगा वो बाहर निकलेगा, वो यूरिन में आएगा और जब वो आएगा आपकी नेफ्रॉन में तो साथ अपने वाटर भी लेगा, साथ वाटर भी लेगा तो आपको पोलीयूरिया होगा और पोलीयूरिया होने से क्या हो जाएगा? आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो आपका बॉडी वॉल्यूम जब कम होगा तो बीपी लो हो जाएगा, बीपी हाइपोटेंशन होगी, हाइपोटेंशन होगी। तो ये जो सिनेरियो था इसमें जितनी भी फाइंडिंग है वो आई होप कि दूसरा इसका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी रेट क्यों इंक्रीज होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो कंपनसेशन है वो रेस्पिरेटरी होती है, तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा। जब आप एबीजीज करवाएंगे ना उसकी ब्लड गैस ब्लड आर्टियल ब्लड गैस में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू तो वो कम होगी क्योंकि रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रही है। तो इसकी समझ आई आप लोगों को या मैं दोबारा रिपीट कर दूं?
तो देख लें आसान सा है कि जब आप इंसुलिन नहीं लेते, टाइप 1 डायबिटीज में ही होता है, इंसुलिन नहीं होती, और इंसुलिन ना होने की वजह से जो एसिटाइल को ए है वो उससे कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा जब इंसुलिन नहीं होती, आपने डोज मिस कर दी है, तो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल रेज कर जाता है, और रेज करने की वजह से लिपिड की ब्रेकडाउन होती है, और लिपिड की ब्रेकडाउन होने की वजह से फैटी एसिड बनते हैं, और इन फैटी एसिड से आगे कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होती है। तो जब तो बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है, और ये इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, इंक्रीज एनाइन गैप। और जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो जो कंपनसेशन है वो रेस्पिरेटरी होगी, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा। तो इसलिए ये स्टडी थी जिसमें हाइपोटेंशन हुई, पोलीयूरिया होने की वजह से हाइपोटेंशन हुई, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन में रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकलीमिया, ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, यही मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बताया होगा इससे जो इसमें लिखा हुआ है।